वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एलटी ग्रेड 2025 के लिए आवेदन हो रहा है। फॉर्म कैसे भरना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार क्लिक करके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ओटीआर कैसे करना है इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आय जात निवास और ईडब्ल्यूएस के बारे में कि ये कितना पुराना होना चाहिए, साथ ही साथ ये कब तक बन जाना चाहिए, फॉर्म भरते समय इसका कोई यूज़ है या नहीं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं या नहीं, सारी जानकारी आपको यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट मिलेगी। बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे एलटी ग्रेड की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। दोस्तों आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी एलटी ग्रेड 2025 का कर सकते हैं इस बुक से। सामान्य अध्ययन की तैयारी एलटी ग्रेड के लिए आप पूरी इस किताब से कर सकते हैं। पूरा सिलेबस दोस्तों इसमें कवर किया गया है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से टॉपिक वाइज जीएस को यहाँ पर संकलित किया गया है। तो स्टडी गाइड बुक जीएस के लिए अवेलेबल है ही, इनका सब्जेक्ट वाइज भी स्टडी गाइड बुक अवेलेबल है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदी, गृह विज्ञान, गणित या फिर सिविक्स, इंग्लिश विज्ञान, जीव विज्ञान। तो जीएस के साथ अपने विषय को भी स्ट्रॉन्ग करिए यदि आप चाहते हैं एलटी ग्रेड में सफलता पाना। इन किताबों को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप क्लिक करके परचेज कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी ये ईजिली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों बात करते हैं एलटी ग्रेड 2025 की आय जात निवास और ईडब्ल्यूएस के बारे में। सबसे पहली चीज़ कि फॉर्म भरते समय किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आपके आय या निवास का कोई भी डिटेल फॉर्म में भरना है। तो प्रेजेंट टाइम में आपके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये पहली चीज़ आप डाउट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि हमने तो अपना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किया या जाति निवास के बारे में कुछ डेटा भरा ही नहीं, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, तो कोई इन्फॉर्मेशन भरना ही नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया है यहाँ पर पहले वाले ही पेज में पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या इतना के आधार पर 18 फरवरी 2019 को बताया गया था कि आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वर्ष का मान्य होगा। तो जिस साल आप आवेदन कर रहे हैं इसके जस्ट पहले वाला जो वर्ष है, यानी जो फाइनेंशियल ईयर है, जो वित्तीय वर्ष है, वो वाला सर्टिफिकेट मान्य होगा। कहने का मतलब कि अभी वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष चल रहा है ये 2025-26 का है। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक 2025-26 का वित्तीय वर्ष चलेगा। तो इस वित्तीय वर्ष के पहले वाला यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच वाला जो वित्तीय वर्ष है, इस पीरियड वाला ईडब्ल्यूएस आपको जमा करना है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली बताया गया है और आप फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस दिन तक या उसके पहले का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। हालांकि ये कहीं पर लिखा नहीं है कि लास्ट डेट क्या है, किस दिन तक आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संबंध में ऑर्डर हैं कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी वही एलिजिबिलिटी का कट ऑफ डेट होगा, चाहे वो आपके एकेडमिक्स का हो यानी यूजी, पीजी, बीएड वगैरह, या फिर आप कोई आयु में छूट ले रहे हों, या निवास या जाति प्रमाण पत्र है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक बने होने चाहिए। तो ये बात तो क्लियरली लिखा है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के बारे में कि जिस वर्ष आप आवेदन कर रहे हैं उसके 1 वर्ष पहले का होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस में तो आपको डाउट नहीं होगा। और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 28 अगस्त, तो आपको 28 अगस्त के पहले या 28 अगस्त तक अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने हैं, नहीं तो बाद में काउंसलिंग वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है। अब आते हैं पहले निवास पर। निवास किसको किसको बनवाना है? तो उत्तर प्रदेश का कोई भी छात्र हो उसे निवास बनवाना है। जो भी यूपी के छात्र आवेदन कर रहे हैं उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, 28 अगस्त तक या उसके पहले का बना होना चाहिए। अब सवाल ये है यूआर वाले जो अभ्यर्थी हैं, अनरिजर्व वाले, तो इनके पास भी निवास होना चाहिए या नहीं? तो बिल्कुल निवास आपके पास होना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपके पास इसका प्रूफ होना चाहिए कि आप यूपी के हैं, और यूपी का आप हैं इसका सिर्फ एक ही प्रूफ है कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ये प्रूफ नहीं करेगा कि आप यूपी के निवासी हैं, आधार कार्ड या कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट, ठीक है।
चूँकि आधार आप देख ही रहे हैं कि आपके नागरिकता का पहचान नहीं है, बार बार ऐसे डिस्कशन होती रहती है, आपके आधार कार्ड पर भी लिखा होता है। आधार कार्ड में करेक्शन भी बहुत ही ईजिली पॉसिबल है। तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कितना पुराना होना चाहिए, कितना पुराना मान्य होगा, तो इस संबंध में भी कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। और नॉर्मली ये माना जाता है कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, कितना भी पुराना हो वो मान्य होगा यदि वो ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा है। बाकी सामान्यतः ये माना जाता है कि 3 साल या इससे पुराना यदि आपके सर्टिफिकेट हो गए हैं तो आप उसे रिन्यू करा लें, नया बनवा लें, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। बहुत ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं लगता है। लेकिन निवास संबंधी ये है कि पुराना है तो भी काम चल जाएगा ऑनलाइन, लेकिन कम से कम मिनिमम ये है कि ऑनलाइन तो वेरीफाई होना ही चाहिए। अब आते हैं SC ST पर। SC ST का जो जाति प्रमाण पत्र है, तो SC ST का जाति प्रमाण पत्र भी एक्सपायर नहीं होता है टेक्निकली, क्योंकि ये आपके पिता के थ्रू बनता है और इसमें कहीं से भी कोई फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। आय का कोई भी रोल नहीं है SC ST के जाति प्रमाण पत्र में। तो ये क्लियर है कि SC ST जिसका सर्टिफिकेट है वो मान्य रहता है हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ पर SC ST की कैटेगरी चेंज नहीं होती है जब तक कि सरकार कोई इसमें रिवीजन ना करे। कभी कभी आपने देखा होगा सरकार कुछ कैटेगरीज को SC से OBC में कर देती है या OBC से SC में कर देती है। ऐसे में यदि कुछ ऐसा हुआ है तो फिर नया जाति प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है SC ST कैटेगरी का भी, नहीं तो नॉर्मली ये सर्टिफिकेट एक्सपायर नहीं होते हैं। आपका ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा है तो ठीक है। फिर भी मैं कहूँगा 3 साल से ज़्यादा पुराना हो गया हो तो नया बनवा लें, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत होगी फिर आप परेशान हो जाएंगे और आपके माइंड में हमेशा एक हेडेक चलता रहेगा कि पता नहीं क्या होगा, ज़्यादा पुराना हो गया है, मान्य होगा कि नहीं होगा। तो जब आप बनवा ही रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट एक ही बार बनवा लीजिए। आय प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत होती नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए, ठीक है। निवास और जाति ही बनवाना होता है मेनली। चलिए आते हैं OBC पर। अब OBC में ज़्यादा डाउट है छात्रों को। OBC में दोस्तों ये है कि यदि 8 लाख से कम की वार्षिक आय है तभी जाकर नॉन क्रीमी लेयर NCL वाला सर्टिफिकेट बनता है। 8 लाख से ऊपर है तब तो आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। तो यदि 27% का आरक्षण लेना है तो OBC NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर का ही आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यहाँ पर फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन OBC के साथ जुड़ गई हैं, और जब भी फाइनेंशियल कंडीशन जुड़ेगा, जब भी कोई आय संबंधी मामला आएगा तो वो हमेशा वित्तीय वर्ष का देखा जाएगा, हमेशा वो फाइनेंशियल ईयर का ही देखा जाएगा। तो पिछले वित्तीय वर्ष में यदि आपकी आय 8 लाख से कम रही हो तभी जाकर आपका NCL मान्य होगा, यानी कि OBC का सर्टिफिकेट बाय रूल देखा जाए तो 1 ही साल के लिए वैलिड होगा। लेकिन नॉर्मली ये देखा जाता है आयोगों के माध्यम से कि 3 साल तक का OBC का सर्टिफिकेट ये अलाउ करते हैं। चूँकि इसमें यह है कि मान लीजिए किसी की आय 2 लाख या 3 लाख है वार्षिक, तो कुछ बढ़ जाएगी अगले साल, ऐसा तो होगा नहीं कि सीधे 8 लाख पार हो जाए। तो टेक्निकली 3 साल के लिए OBC NCL का सर्टिफिकेट मान्य रहता है, लेकिन बाय रूल ये 1 ही साल होगा, क्योंकि इसमें वित्तीय टर्म्स एंड कंडीशन जुड़ा हुआ है। फिर भी यदि 3 साल से ज़्यादा पुराना है तब तो आपको नया अप्लाई कर ही देना चाहिए और 28 अगस्त के पहले का होना ही चाहिए। तो जिनके भी सर्टिफिकेट नहीं बने हैं अप्लाई कर लीजिए, अभी भी समय है, बन जाएगा 28 अगस्त से पहले का। और यदि आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं, आपको जानकारी नहीं थी, आपको लगा कि फॉर्म में तो कोई यूज़ है नहीं, हम बाद में बनवा लेंगे, यदि ऐसा कुछ है तो भी दोस्तों आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लीजिए। यदि आपके पास पहले से कोई सर्टिफिकेट है ज़्यादा पुराना, अभी वो एक्सपायर हो गया है और आपने अप्लाई किया, वो 28 अगस्त तक नहीं बन पाया, उसके बाद बना, तब भी एक बार आप बच सकते हैं। आप दलील दे सकते हैं, काउंसलिंग के समय एफिडेविट बनवा सकते हैं कचहरी से जो नोटरी पर बनता है, और आप उसमें बता सकते हैं कि हमारा पास पुराना सर्टिफिकेट था, उस दिन का भी था, ऐसे करके एक मैटर आप बनवा सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं आज के डेट में तो ये ज़्यादा समस्या करेगा। ऐसे में आपके पास सर्टिफिकेट 28 अगस्त के पहले का होना ही चाहिए। OBC वाले केस में भी 1 ही साल बाय रूल मान्य होता है, लेकिन यदि 1 साल से ज़्यादा पुराना है, मान लीजिए 2 साल या 2.5 साल का है, 3 साल नहीं हुआ है, तो काउंसलिंग के समय आपसे एक एफिडेविट ले लिया जाता है कि हमारा पिछले 3 सालों में जो वार्षिक आय था वो 8 लाख से कम ही था, तो आप इस कंडीशन में काउंसलिंग में भाग ले लेते हैं, समस्या नहीं होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो
इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बात आपको समझ में आई होगी। अभी भी कोई डाउट है, सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।